हमारे बीच में सीनियर डॉक्टर, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रमोद राय जी हैं, जो आज चाय पे चर्चा के लिए सवेरे उपस्थित हैं। और इनका मुख्य उद्देश्य न केवल समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़ करके बल्कि मेडिकल के फील्ड में पूरी शिद्दत से काम करने वाले डॉक्टर प्रमोद राय जी। प्रमोद राय जी, सबसे पहले चाय विद राय इसमें आपका वेलकम है, स्वागत है। और डॉक्टर प्रमोद राय जी, मेरा पहला प्रश्न यह है कि कोरोना के लेकर के एक दहशत सा माहौल है, यूथ भी थोड़ा सा परेशान है उसमें, लेकिन कुछ एक ऐसा तबका भी है जो बहुत लापरवाह है। तो आप क्या सजेशन करेंगे कि इससे कैसे हम बचाव करें और कैसे हम सलाह दें? कोरोना यूथ आए करीब करीब साल होने जा रहा है और अपने देश में भी करीब करीब 6 माह हो गया। शुरुआती दिनों में बहुत सारे उपाय लोगों को बताए गए और समय दिया गया, प्रॉपर लॉकडाउन करके लोगों को सीखने का मौका दिया कि आप इतने दिन में अपने आप को दूरी बनाना सीख लीजिए, मास्क रखना सीख लीजिए, हाथ को धोना सीख लीजिए, अननेसेसरली कोई चीज छूना नहीं है उसको सीख लें। और अब तक लोगों को सीख जाना चाहिए था जब अनलॉक की प्रक्रिया चालू हुई, क्योंकि हम अपने पूरे देश को बहुत लंबे समय तक पैरालाइज करके सारा सिस्टम बंद करके नहीं रख सकते। कोरोना बीमारी यूं तो बहुत खतरनाक नहीं है, परंतु इसके फैलने की प्रवृत्ति बहुत तेज होती है, जिसमें सिर्फ सावधानी रखने से इसको काफी हद तक रोका जा सकता था। जो भी देश बहुत स्ट्रिक्ट लॉ को फॉलो किए हैं वो काफी हद तक इसको रोक पाया है। हमारे देश में एक बहुत बड़ी विसंगति है कि सबको डंडा लेकर नहीं सिखाया जा सकता है और सिर्फ बातचीत से लोग नहीं उन चीजों को मानते हैं। अगर प्रॉपरली लोग शुरू के जो 60 दिन का लॉकडाउन अपने देश में हुआ उसमें प्रॉपर लोग ध्यान रखते, मास्क पहनते, दूरी का ध्यान रखते, एक दूसरे से भीड़ भाड़ नहीं करते, तो अब तक हमें पूरी उम्मीद थी कि जून जुलाई आते आते तो हमारा देश कोरोना मुक्त हो गया रहता, जो कि नहीं हो पाया। अभी भी समय है, अभी भी समय में जितने लोग इस मौके का फायदा उठाएं और 15 दिन 1 महीने में इसको प्रॉपरली अगर हैंडल करें तो सारी दूरी और मास्क के साथ में सारी चीजों को हम पटरी को वापस ला सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बड़े अच्छे से बताया कि यहाँ पे लोग डिसिप्लिन में नहीं है, अनुशासन में नहीं है, इस वजह से कुछ तकलीफ होती है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि यूथ को अगर संदेश देना हो, क्योंकि यूथ जो गाड़ी पे चलता है, तो यूथ को किन मुख्य रूप से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस कोरोना काल में? फिर आगे हम आपसे चर्चा जारी रखेंगे। यूथ मुख्य रूप से किन बातों पर ध्यान दें? यूथ सबसे बड़ा ड्राइवर फोर्स होता है पूरी सोसाइटी के लिए। तो यूथ अगर जैसा घर में बिहेव करेगा, बाकी लोग उसको देखा देखी करते हैं, उसको जब नहीं हो रहा तो हमें क्या दिक्कत होगी। तो यूथ को सबसे ध्यान रखना, अननेसेसरली घर से बाहर सबसे ज्यादा यूथ ही निकलते हैं, तो बिना अति आवश्यक कोई घर से बाहर न निकले। जो काम घर के में रह के कर सकते हैं उसके लिए बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। खास करके छोटी मोटी चीजें जो फोन पे हो सकते हैं उसके लिए बाहर मिलने की आवश्यकता नहीं है। अननेसेसरली गैदरिंग न करें, जब भी एक दूसरे से मिले प्रॉपर मास्क लें, अननेसेसरली चीजों को छूने से पहले हाथ को धोएं या सैनिटाइज करें। भीड़ भाड़ से प्रॉपरली बचने का कोशिश यूथ ही कर सकता है, क्योंकि बुजुर्ग लोग तो अभी मैक्सिमम जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, बुजुर्ग लोग इन चीजों का ध्यान रखना शुरू कर दिए हैं। यूथ अभी भी थोड़ा लापरवाह बिहेव कर रहे हैं कुछ लोग। डॉक्टर साहब का कहना यह है कि यूथ थोड़ा सा ध्यान रखे, क्योंकि घर में बुजुर्गों तक यूथ ही बीमारी लेके जा रहा है। तो यूथ इस बात का थोड़ा ध्यान रखे तो शायद इस पे हम बहुत जल्दी काबू पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा अगला जो प्रश्न है, जो पिछले 5-6 महीने से एजुकेशन सिस्टम यानी स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, नीट और इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन अभी तो गवर्नमेंट डिक्लेयर कर रही है नीट के एग्जामिनेशन लेगी, तो एजुकेशन पे इसका क्या असर पड़ा होगा? एजुकेशन को कैसे हम कोप अप करेंगे, आगे बढ़ेंगे? बहुत जगह देखने को मिल रहा है कि ऑनलाइन सिस्टम से लोग पढ़ना चालू किए, लेकिन जो ऑफलाइन में पढ़ने का वन टू इंटरेक्शन का इम्पैक्ट होता है बच्चों पे, वो कभी भी ऑनलाइन सिस्टम में नहीं पा सकता या मोबाइल वर्जन में या लैपटॉप वर्जन में नहीं पा सकते। तो हमारा कहना यह है कि जितनी जल्दी हम पटरी पे लौटेंगे चीजें उतनी अच्छी होंगी और देश के ग्रोथ के लिए एजुकेशन उतना ही बड़ा योगदान रखता है जितनी स्वास्थ्य जरूरी है। स्वास्थ्य से ज्यादा जरूरी एजुकेशन है एक तरह से देखा जाए तो एजुकेशन को बहुत दिनों तक आप पैरालाइज करके नहीं रख सकते। मेरा तो यही है कि जितनी जल्दी लोग इन चीजों को सावधानी रखते हुए सब चीजों को पटरी पे लाए उतना अच्छा है। डॉक्टर साहब निरंतर ये बात कर रहे हैं, जितनी जल्दी ये सब चीजें पटरी पे आएंगी यानी कि एक सिस्टम में आएंगी उतना जल्दी सब कुछ बेहतर होगा और इसके लिए हमारी सावधानी सबसे इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर साहब, सबसे मुख्य जो प्रश्न है, जो बायो लेके बच्चे पढ़ते हैं या बायोलॉजी लेके बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि ये बातें पूरे भारतवर्ष में नहीं बाकी लोगों के बीच में भी ये जो चाय पे हमारी चर्चा है ये जाएगी, तो
तो जो बच्चे बायो लेके पढ़ते हैं उनका कहना है कि डॉक्टर बनने के बाद कुछ फैमिली लाइफ नहीं रह जाती, कभी भी कॉल आ जाते हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हर प्रोफेशन के अपने प्रॉस और कॉन्स होते हैं। मेडिकल प्रोफेशन एक आदर्श पेशा है। समय आप सिस्टमेटिकली कोई काम कर रहे हैं तो समय का कभी भी अभाव नहीं है। हाँ, आप एब्जर्व करके काम करेंगे, दिन का काम पेंडिंग रखेंगे रात के लिए, तो आपको रात में डिस्टर्ब होना होगा। लेकिन आप अगर सिस्टमेटिक और मेहनत से काम कर रहे हैं तो आपके कोई काम पेंडिंग नहीं पड़ेगा और खूब आराम से घर को भी बैलेंस कर सकते हैं, हॉस्पिटल को भी बैलेंस कर सकते हैं। और मेजोरिटी लोग, जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे से पढ़ना और हॉस्पिटल को चला रहे हैं, वो सारी चीजों बैलेंस मेंटेन करते हैं। बैलेंस तो बहुत जरूरी है ही। मेडिकल फील्ड में सबसे लोग डरते हैं जाने से, इसलिए कि बहुत लंबी पढ़ाई है। पढ़ाई कभी खत्म किसी भी फील्ड में नहीं होती है। लोग कह देते हैं कि हम 4 साल में इंजीनियरिंग में पढ़ाई खत्म कर दे। पढ़ाई कभी खत्म किसी भी फील्ड में नहीं होती है। पढ़ाई मतलब सिर्फ कॉलेज में ही पढ़ना नहीं होता, पढ़ना हर दिन है, वो है अपने आप को अपडेट करना, आपकी पढ़ाई है। तो एक संयमित और बैलेंस्ड वे में अगर चीजों को रूटीन वे में करेंगे तो कभी भी समय की समस्या नहीं आएगी। डॉक्टर साहब का कहना यह है कि जो टालने की प्रवृत्ति होती है वही समय को कम करती है। और रही बात ये कि जो पूरी तरीके से यूथ में है कि बहुत ज्यादा लंबी पढ़ाई होती है, तो डॉक्टर साहब बड़े अच्छे से ये बात कह रहे हैं और इस चर्चा के दौरान बता रहे हैं कि पढ़ाई हर समय करनी रहती है। यूथ को पढ़ाई, अगर आपको लर्न करना है, अपडेट होना है, तो पढ़ाई निरंतर जारी रखना होगा। डॉक्टर साहब, आपके यूथ में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको अगर आपकी तरफ से सजेशन देना होगा तो कौन से मुख्य 2-3 बिंदुओं पे आप उन्हें बताएंगे? मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि किसी भी चीज को, जीवन को 2 पार्ट में बांटा जाता है। एक पार्ट जब आप मेहनत करते हैं, दूसरा पार्ट जब आराम करते हैं। तो अमूमन हम जीवन को 2 पार्ट में अगर बांटे तो जीवन का पहला फेज अर्थात यूथ का फेज और एडल्ट का फेज। अगर यूथ फेज में आप मेहनत अच्छे से करके पढ़ाई कर लेंगे तो आपका एडल्ट फेज बहुत आराम से गुजरेगा। और अगर आप इस समय लापरवाही के यूथ फेज में पढ़ाई नहीं किए या लापरवाही कर रहे हैं तो आपको जीवन भर मेहनत करके काम करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छे से जीवन को 2 भाग में बांट दिया कि एक यूथ वाला फेज होता है जिसमें हार्ड वर्क करिए, आगे का जीवन आप अच्छे से एंजॉय करिए, या अभी आप एंजॉय कर लीजिए, आगे के लाइफ में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बड़ा सुंदर तरीके से आपने यूथ को ये बात बताई और शायद ये लर्न करने में यूथ को बहुत ज्यादा मदद भी मिलेगी। डॉक्टर साहब, मैं इस चाय की चर्चा के दौरान आपसे एक मुख्य रूप से जो बातें जानना चाहूंगा कि जो बच्चे बायो लेकर के एक डॉक्टर प्रोफेशन के रूप में, क्योंकि आप एक सीनियर कंसल्टेंट हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं और आपका बहुत ही छत्तीसगढ़ का भारतवर्ष में एक बहुत ही बड़ा नाम है, तो आप जो आज यूथ सोच रहा है, आज यंग जनरेशन सोच रही है कि हम डॉक्टर बनेंगे, तो कई लोगों के मन में जो ये संदेह है कि मेडिकल फील्ड में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो आप इस बात को थोड़ा क्लियर करें कि मेडिकल फील्ड में जाने का मन तभी बनाई जब पूरी तरह से आप डेडिकेटेड है और काम करने के इच्छुक है। अगर सिर्फ पैसा कमाने के लिए जाना है तो मेडिकल फील्ड को कभी भी नहीं चुने, ये वाइज सलाह। लेकिन अगर थोड़ा भी आप चाहते हैं कि समाज को कुछ लौटाना है, समाज के लिए कुछ करना है, तो मेडिकल फील्ड से अच्छा मेरे मन अनुसार कुछ भी फील्ड नहीं है। हर व्यक्ति जो थोड़ा सा भी मेहनत अच्छे से करना चाहता है, समाज के प्रति उसकी ईमानदारी और रिटर्न करने की भावना है, उसे मेडिकल फील्ड में अवश्य जाना चाहिए। और मेडिकल से अच्छा नोबल प्रोफेशन कोई नहीं होता है, क्योंकि हर कोई बोलता तो जरूर है कि भगवान के बाद आप लोग हैं, लेकिन प्रैक्टिकली भगवान को कोई नहीं देखा है। तो भगवान को कोई नहीं देखा है तो भगवान के बाद जो है वही नेतृत्व रहता है आपकी हेल्प करने के लिए। क्योंकि पुराने समय में भी अगर चले जाए, जब रामायण काल में लक्ष्मण जी को जब बाण लगा था, उस समय भी सारे भगवान खड़े थे, भगवान राम थे, हनुमान जी थे, लेकिन जब लक्ष्मण जी को बचाने की बारी आई तो ढूंढा गया कौन बचाएगा इनको। तब वहां से नजदीकी लंका से जाकर एक वैद्य को, जो कि डॉक्टर होते हैं, वैद्य को लेकर आया गया। वैद्य ने देखा, फिर उन्होंने अपनी अनभिज्ञता बताई कि मैं बिना संजीवनी बूटी के इनको तो ठीक ही नहीं कर पाता। फिर उस दवा को लाने के लिए हनुमान जी को डेडिकेट किया। हनुमान जी खुद इतने भगवान, इतने परम ज्ञानी, लेकिन वो संजीवनी बूटी को पहचान ही नहीं पा रहे थे। तो पूरा पर्वत उठाकर हनुमान जी ले आए और उसी डॉक्टर और उसी वैद्य ने उस संजीवनी बूटी को ढूंढकर और हनुमान जी ने फिर वो जड़ी दी और उस जड़ी से डॉक्टर के द्वारा देने के बाद लक्ष्मण जी ठीक हुए। तो डॉक्टर का रोल
भगवान से कहीं भी कम नहीं है, बस निस्वार्थ भावना से और समाज के प्रति एक उत्तरदायित्व के को ध्यान में रखते हुए जिनके मन में भावना है उन्हें जरूर करना चाहिए। डॉक्टर साहब ने बड़ा ही खूबसूरत और रोचक जानकारी दी कि जब भगवान के ऊपर भी तकलीफ आई उस समय भी वैद्य रूपी डॉक्टर और संजीवनी बूटी रूपी मेडिसिन जो थी वो लक्ष्मण भगवान को जिंदा करने में काम आई। लेकिन डॉक्टर साहब आज के समय में डॉक्टरों का एक ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है और डॉक्टरों को एक अलग तरीके से भी लिया जाता है कि आज डॉक्टर पैसा कमाने की राह में इतना भटक गए हैं कि अपने कर्तव्य को भूल गए हैं। तो मेरी भावनाएं आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं पहले ही बोला कि जो लोग पैसा कमाने के लिए आना चाहते हैं वो कृपया मेडिकल फील्ड को न चुने, क्योंकि पैसा कमाने के लिए इससे आसान रास्ते बहुत है जो कि कम मेहनत करके इससे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। और हर फील्ड में क्या है कि बहुत लोग उसके लूपहोल्स को अननेसेसरली यूटिलाइज करके और बदनाम करते हैं। तो 2-4% लोग तो ऐसे हर जगह मिल जाएंगे, तो उनको एक तरह से नेग्लेक्ट करके ही चलना चाहिए। और अदरवाइज मेडिकल प्रोफेशन में मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक और मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्टर्स एक ईमानदारी से बिहेव करने का प्रयास करते हैं। आज की चर्चा के दौरान चाय विथ राय में डॉक्टर प्रमोद राय सेक्टर 9 हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट उपस्थित थे और बड़े अच्छे से आप लोगों को बड़ी खूबसूरत जानकारियां इन्होंने आप तक पहुंचाई। आगे आने वाले समय में आगे नेक्स्ट शनिवार को हम किसी अलग शख्सियत के साथ फिर रूबरू होंगे चाय विथ राय के साथ। ऑल द बेस्ट, गुड लक।